हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। और मैंने उसमें सब कुछ कर लिया है कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकली कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, केमिकली उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सब अपन ने कल लास्ट क्लास तक कंप्लीट पूरा कर लिया है। फिर अपन ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा था। जैसे मेटल्स में कुछ इंप्योरिटीज होती है ना, वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर से निकलते हैं, तो इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव करना है वो अपन ने पढ़ा था कि उन सारी इंप्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं, प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके क्या-क्या प्रोसेस होता है, जैसे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये सब अपन ने कल लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया है। अब अपन को पढ़ना था कि कोरोजन जो होता था ना, उसके प्रिवेंशंस क्या थे, ये तो अपन ने पढ़ लिए थे। उसमें एलॉयज का एक पार्ट आया था कि एलॉयज क्या होते हैं, और एलॉयज जो वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस हुआ हुआ है। तो अपन एलॉयज वाला पार्ट अच्छे से करेंगे, और उसके अलावा कुछ कोरोजन की रिएक्शंस होते हैं। जैसे कोरोजन जो होता है वो सबसे रिलेटेड होता है ना, वो सिल्वर से भी रिलेटेड है, कॉपर से भी रिलेटेड है, आयरन से भी रिलेटेड है। तो अपन आयरन की तो इक्वेशन पढ़ ली थी, पर सिल्वर और कॉपर की नहीं पढ़ी थी, तो उनकी इक्वेशंस देखेंगे। और ये सब होने के बाद में थोड़े बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने ले लिया, तो इस क्लास में हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट एलॉय, कि एलॉय क्या होता है। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है, दो मेटल्स लिया अपन ने, दोनों मेटल्स को मेल्ट करा, दोनों को मिक्स कर लिया, और दोनों को इतने अच्छे से मिक्स करा कि वो जो मिक्सचर है वो एक दूसरे में दोनों अच्छे से मिक्स हो गए। तो ऐसा मिक्सचर जो होता है ना, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक मिक्सचर होता है हेटेरोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। जैसे आप शुगर और पानी को जब डिजोल्व करते हो, दोनों अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं, तो उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, उस मिक्सचर को बोलते हैं अपन होमोजीनियस। और एक ऐसा मिक्सचर जैसे मैंने सैंड और वाटर को मिक्स करा तो मिक्स नहीं हुए, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब जो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। तो अपन एलॉयज को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर या तो दो मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, या तीन भी हो सकते हैं, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ये होता है इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये भी मिक्सचर अगर हो रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो उसको भी अपन एलॉय बोलेंगे, अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करा है। और अगर मेटल और मेटल को मिक्स करा है तो वो भी एलॉय तो है ही। पर कुछ पॉपुलर अपन को एलॉयज के नाम लर्न करने पड़ेंगे, सिर्फ पॉपुलर कुछ डिस्कस करे हुए हैं उनके हिसाब से अपन को लर्न करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल अपन अभी बहुत सुन रहे होंगे, तो जो ब्रॉन्ज मेडल होता है उसके अंदर कौन कौन से मेटल्स होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें ब्रॉन्ज से। तो जो ब्रॉन्ज है ना, उसमें कौन कौन से मेटल है, एक कॉपर है, Cu फॉर शॉर्ट, कॉपर है मतलब ये, और एक टिन है। ठीक है, टिन टिन भी एक मेटल होता है। इन दोनों को अगर अपन मिक्स करेंगे तो अपन को ब्रॉन्ज एलॉय मिलता है। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या है, दो मेटल से बना हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ब्रॉन्ज एक प्रॉपर एलिमेंट नहीं है, प्योर कंपाउंड नहीं है, वो उसमें दो एटम्स मिक्स हुए हैं, तो उसको अपन बोल रहे हैं ब्रॉन्ज है, एक एलॉय है, पूरा ये ब्रॉन्ज आ गया। इसमें कॉपर है, एक टिन है। ठीक है, टिन का सिंबल एनसीईआरटी में डिस्कस हुआ है। ठीक है, टिन का सिंबल है एसएन। तो अगर एनसीईआरटी में कोई भी चीज आ गई है तो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर टिन आगे डिस्कस हो चुका है तो उसका मतलब बोर्ड्स में आ सकता है। तो टिन यूजफुल हो गया, और कॉपर का Cu है तो ये भी यूजफुल हो गया। ठीक है, तो ये अपन को मिल गया दो इसके सिंबल्स, एक कॉपर और एक टिन। ठीक है, तो अपन को ब्रॉन्ज के एलिमेंट्स को लर्न रखना होगा कि ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अपन को अच्छे से पता होने चाहिए। अगर अपन को पता नहीं है तो मतलब थोड़ी दिक्कत है। तो ये आ गया कॉपर और टिन वाला पूरा अच्छे से अपन को। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक और एलॉय भी है, तो अपन इधर ही डिस्कस कर लेते हैं ना। ठीक है, सेकंड है ब्रास। ब्रास भी एक एलॉय है। ठीक है, ब्रास किसका एलॉय होता है, तो ब्रास जो होता है वो कॉपर से ही बना हुआ होता है, और कॉपर के साथ में जिंक होता है, एक एडिशनल एलिमेंट। तो कॉपर मतलब Cu, जिंक मतलब Zn, इन दोनों से बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं अपन ब्रास। कुछ परसेंटेज में होता है, दोनों फिक्स अमाउंट नहीं होती है, जैसे कि कोई 20% में तो कोई 80% में, ऐसे करके दोनों मिक्स हुए होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये होता है एलॉय। तो एलॉय के दो एग्जांपल्स पढ़े अपन ने, एक एलॉय होता है ब्रॉन्ज, एक होता है ब्रास। ठीक है, ब्रास किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। अपन घर में ब्रास के बहुत सारे बर्तन होते थे पुराने टाइम में, तो वैसे कॉपर और जिंक के जो होते थे एलॉय होते थे, और वही पूरा ये था। ठीक है, अब अपन आते हैं एक और एलॉय पे जो अपन आसपास बहुत सुनते रहते हैं,
ठीक है, कौन है वो? तो वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो भी हम बर्तन में खाना खाते हैं ना, जो स्टील के होते हैं, सारे स्टेनलेस स्टील ही है। ये घड़ी भी स्टेनलेस स्टील ही है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है ना, ये भी एक एलॉय है। मतलब ये सिर्फ आयरन या एसिड नहीं बनी हुई है, ये बहुत सारे एटम से बनी हुई है। कौन-कौन से एटम से वो लिख देते हैं। तो स्टेनलेस स्टील होता है ना जो, वो भी एक एलॉय है। किस-किस से बना होता है? सबसे पहले इसमें आयरन होता है, Fe फॉर शॉर्ट। Fe फॉर शॉर्ट नहीं, इसका सिंबल है। फिर होता है निकल और एक होता है क्रोमियम। ठीक है, ये सब इसमें होते हैं और थोड़ा-सा ऑक्सीजन भी होता है। पर्टिकुलर एकदम बहुत कम रेशियो में, बहुत कम परसेंटेज में। तो स्टेनलेस स्टील इन सब से बना हुआ होता है, इन सब के कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज होते हैं। अपन को परसेंटेज याद नहीं रखना है, पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स को याद रखना है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील को डिस्कस करा है, तो अपन को पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकल और क्रोमियम मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन का नाम आपको याद नहीं है तो चलेगा, क्योंकि वो मेटल नहीं है, इतना ज़्यादा अमाउंट में होता भी नहीं है। पर आपको स्टेनलेस स्टील में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में आयरन, निकल और क्रोमियम तो पक्का याद रखना ही है। ठीक है? तो ये पूरा हो चुका है, स्टेनलेस स्टील वाला पूरा पार्ट हो गया। ये ब्रास वाला हो चुका है, कॉपर और जिंक का, और फिर वो ब्रॉन्ज वाला। ठीक है? इसमें कुछ इतना बड़ा-बड़ा था नहीं। ये एलॉयज़ के एग्जांपल्स हैं और एलॉयज़ की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, वो एलॉयज़ की जैसे अपन ऐसा बोले कि कॉपर और जिंक है। कॉपर एक बहुत अच्छा, नहीं अपन इसमें लेते हैं, ब्रॉन्ज वाले में। कॉपर एक बहुत सा मेटल का, मतलब एक तरीके से कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। टिन भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, पर जो दोनों को मिक्स करा ना, तो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं रहा जितना कॉपर अच्छा था। जैसे प्रॉपर्टीज अब तो मिक्स हो गई ना, तो ओवरऑल जो कंडक्टिविटी थी ना, वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज हो जाती है। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, वो भी एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अपन एलॉय की बात करेंगे, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स जो होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लेकिन जो एलॉय पूरा बन जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा। ये तो हमको पता चल गया ना क्या क्या है। इसी प्रॉपर्टी, जो मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी है, उसको अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं और ये इसकी प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स है। तो अपन वो उस एलॉय का एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम है सोल्डर। ठीक है, सोल्डर किस किस के बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होता है लेड का और टिन का। लेड का सिंबल होता है पीबी और टिन का भी अपन ने पढ़ा है, वो है एसएन। ये सब एनसीईआरटी वाले हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सोल्डर के कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स कौन से होते हैं। तो ऐसे वन वर्ड्स पूछेंगे तो वो ये हैं, लेड और टिन वाले। सिंबल्स क्या क्या होते हैं? तो पीबी और एसएन है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसकी क्या होता है कि जो टिन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, पर जो सोल्डर है ना, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, वही पिघल जाता है। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। तो ये एक एलॉय है। ठीक है, और ये जो दोनों है ना, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं जो उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स है और वो एक एलॉय है। ठीक है, तो अपन को पता चल गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स जो है, लेड और टिन, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो थे वो बहुत हाई थे। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई थे, और जो एलॉय बना है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पता चलता है कि जो एलॉय बनता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल जो कंपाउंड होता है, जो उसके अंदर बने हुए, जिससे वो बना हुआ है, उससे लो हो जाता है। हर बार ये रहता ही है। तो जो सोल्डर होता है, इसका अपन बहुत अच्छे से यूज करते हैं। जैसे अपन के कोई भी आप चिपसेट देखते हो ना, कभी कोई खिलौना तोड़ देते हो, उसके अंदर से ग्रीन कलर का निकलता है, जो चिप निकलता है, उसमें आप बहुत जगह पे देखोगे ऐसे वायर स्टिक हुई हुई होती है, और स्टिक जो हुई हुई होती है ना, उसके आगे थोड़ा सा मेटल होता है, वो सोल्डर ही है। क्या होता है, जैसे ये सोल्डर की वायर है, इसको मैं माचिस से भी गर्म करूंगा ना, तो पिघल के वो पिघल जाएगा, और वो पिघलने की वजह से वो वायर्स को अपन सोल्डरिंग कर देते हैं। तो सोल्डर की वायर अपन सोल्डरिंग में बहुत अच्छे से यूज करते हैं। सोल्डरिंग एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें अपन सोल्डर की वायर को करके, मतलब एक तरीके से ज्वाइंट बनाते हैं वायर का, उस चिप से अटैच करने के लिए। तो वो पूरा प्रोसेस होता है सोल्डरिंग वाला। तो एलॉय मतलब एक तरीके से ऐसे यूजफुल हो गया ना, क्योंकि वो अब वो सोल्डरिंग वायर का बहुत सा यूज आया। टिन का इतना यूज नहीं था, पर अपने टिन को जब लेड में मिक्स करा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुआ, तो उसका एक अलग सा यूज निकला। तो एलॉय से क्या होता है, कुछ एलॉय जो बनते हैं, उनमें दोनों प्रॉपर्टीज मिक्स होने की वजह से उसका अलग ही यूज बन जाता है। जैसे ब्रास है, ब्राउन्स है, ये सब क्यों बना है? क्योंकि इनके अलग अलग यूजेस मिल रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन बहुत सारी बन गई, तो इनकी यूजेस बढ़ गए, और तभी एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया अपन की रियल लाइफ का भी। तो अपन को थोड़े बहुत एलॉयज के नाम पता होना चाहिए। सोल्डरिंग वाला पता चल गया अपन को, और सोल्डर वाला मतलब ब्रॉन्ज, ब्रास और स्टेनलेस स्टील वाला भी पता चल गया। एक बचता है अपन का, ये सारा होगा ना,
अमालगम, ठीक है, अमेलगम भी बोल रहे हैं उसको। तो अमेलगम क्या है? तो एलॉय है ये भी, पर एलॉय में मेटल्स फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई मेटल्स फिक्स नहीं है, लेकिन एक मेटल फिक्स है, वो होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के साथ में कोई भी मेटल मिक्स कर दो, आयरन मिक्स कर दो या कुछ भी मिक्स कर दो, तो एलॉय ऑफ मर्क्यूरी को अपन अमालगम बोलेंगे, ठीक है। तो ये है एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, Hg मर्क्यूरी। तो ये पूरा आ गया। एमेलगम का मतलब ये फिक्स नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन से मेटल्स होंगे, कि मर्क्यूरी के साथ में कौन होगा ये बताओ, तो ये फिक्स नहीं है। ऐसा कोई भी एलॉय जिसमें मर्क्यूरी है तो उसको हम बोलेंगे वो एमेलगम है, ठीक है। बस खत्म हो गया पार्ट ये, कि एमेलगम जो होता है वो क्या होता है, एक एलॉय होता है, मर्क्यूरी का एलॉय होता है, उसमें और कोई भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, पर उसमें मर्क्यूरी एक एलिमेंट होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एमेलगम आ गया। ये पूरा पार्ट होता है यहाँ पे खत्म, एलॉयज वाला। एलॉयज सारे अपन डिस्कस कर लिए, जो भी अपन के एनसीईआरटी में थे ना, सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली उसकी, कि एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से लो होता है, ठीक है, और उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से लो होती है, ठीक है। ये इसके मेन में आ चुके थे, और अपन ने ये पूरा पार्ट खत्म करा। अब अपन को पढ़ना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो है अपन के कोरोजन के रिएक्शंस। कोरोजन के रिएक्शंस जो होते हैं वो जनरली अपन ने पढ़ा था कि कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, सल्फर से रिएक्ट कर लेता है, कार्बोनेट से रिएक्ट करके सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, और वो जो एक्सटर्नल एलिमेंट से रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको अपन बोलते हैं कोरोडेट सब्सटेंस, ठीक है। अब आयरन का जो कोरोजन होता है उसको अपन रस्टिंग बोलते थे, उसके अपन ने रिएक्शन पढ़ लिया था, आयरन का कोरोजन कैसे होता है। अब अपन इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, कॉपर की चीजें होती है ना उसकी भी कोरोजन होती है। तो अपन अब पढ़ने वाले हैं कोरोजन, कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर जो होता है ना अपन रियल लाइफ में बहुत ज्यादा जगहों पे यूज हो रहा होता है। जैसे अपन के कभी हैंडल बार्स होता है ना गेट वेट में, गोल्ड जैसा दिखता है वो ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा मतलब गोल्डिश टाइप कलर का होता है, और उसको अपन कॉपर बोलते हैं। अब कॉपर जो होता है ना, जैसे वो हैंडल बार है, मान लेते हैं गोल्ड जैसा दिख रहा है जो कलर का है वो कॉपर का है, तो उस गोल्ड कलर के आसपास जो हैंडल बार है, ऐसा कलर का हैंडल बार है, ये इसके ऊपर लॉक है, इसके आसपास बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे, O2 होंगे, इसके आसपास बहुत सारा H2O भी होगा, वो भी इससे रिएक्ट कर रहा होगा, और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वो भी इससे रिएक्ट कर रहा होगा। तो ये सब इससे रिएक्ट कर रहे होते हैं, H2O हो गया, CO2 हो गया और O2 हो गया, ये सब इस कॉपर से रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद में क्या होता है, ये इतना रिएक्ट हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब इसके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर आ जाती है। ग्रीनिश लेयर मतलब ऐसे थोड़ी सी डर्ट टाइप लगता है वो, जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, वो ग्रीनिश लेयर आ जाती है, और वही उसकी कोरोजन वाली जो पार्ट है वही उसका रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट है कोरोजन का। तो कैसा रिएक्शन होता है वो देखते हैं एक बार। अपन क्या होता है, कॉपर होता है, इसके साथ में H2O मिक्स हो जाता है, फिर से CO2 भी रिएक्ट करता है, और इससे O2 भी रिएक्ट करता है। इसको थोड़ा सा अपन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है, कॉपर, H2O, CO2 और O2 रिएक्ट कर लेते हैं, ये अपन का अलग चल रहा है, तो इसको भी अपन हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये अपन का आ गया, ये कॉपर की चीज से रिएक्ट हो रहा था, ये अपन का कॉपर था Cu, और कॉपर इससे रिएक्ट कर रहा है O2 से भी, CO2 से भी, H2O से भी। क्या बनता है कंपाउंड, तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है CuCO3, और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनता है डॉट में। तो ये कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। ये पूरा जो ग्रीनिश वाला जो सब्सटेंस होता है ना वो ये होता है। कार्बोनेट मतलब कहाँ से आया, CO2 से, OH कहाँ से आया, तो हाइड्रोक्साइड वाला जो H2O का निकला होगा, और O भी इससे ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये पूरा कंपाउंड बन गया। तो O2 CO2 इन सबसे रिएक्ट करने के बाद में, जो जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि आयरन की रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आयरन की रस्ट का केमिकल फॉर्मूला डायरेक्टली अपन लिखेंगे Fe2O3.X H2O, ये आयरन की रस्ट का फॉर्मूला है, जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अगर आपको ऐसे बोलेंगे कि कोरोजन वाला जो प्रोडक्ट होता है कॉपर का, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये लिखना है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप आगे पीछे लिख सकते हो दोनों को, कॉपर हाइड्रोक्साइड पहले लिख सकते हो, कॉपर कार्बोनेट बाद में लिख सकते हो, पर दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना, ठीक है, डॉट चीज है, दोनों फॉर्म होते हैं। तो अपन को ये मिला कि ये होता है कोरोजन की वजह से, और ये जो इसका कलर होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। तो मान लिया कि चलो कॉपर का कोरोजन होता है ग्रीन कलर का, अपन रियल लाइफ में देखते भी हैं बहुत ज्यादा, हर जगह पे इसका डर्ट दिखता है, तो इसको सही कैसे कर सकते हैं। जैसे
आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर एक पेंट लगा सकते हैं, और ये तो अपन वही करेंगे, कॉपर के ऊपर एक प्रिवेंटिव के लिए पेंट लगा देंगे। अगर कॉपर का कलर ऐसे शो नहीं हो रहा तो लेमिनेट कर देंगे। लेमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पेंट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सबका सबका कोरोजन का कुछ प्रिवेंशन मेजर फिक्स्ड ही होते हैं। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंट, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये अपन को आ गया। अब इसमें एक चीज बाकी है कि कभी कभार क्या होता है, घर पे कॉपर के बर्तन यूज होते थे पहले टाइम में। कॉपर के बर्तन होते थे, कॉपर के यूटेंसिल्स होते थे। ये हाईली रिएक्टिव होता है, पर पहले टाइम में इसको यूज करते थे। इसके बर्तनों में अपन कभी भी एसिडिक चीजें नहीं खाते थे, तो प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि फिर वो रिएक्ट हो जाता था, डिस्प्लेस हो जाता था एसिड उसका, एच का आयन और ये सब। पर कॉपर के बर्तन जो होते थे थोड़े से ग्रीन हो जाते थे पुराने टाइम में, तो उसको सही कैसे करते थे, तो उसका सही कैसे करते थे, अपन कोई भी एसिड से इसको रिएक्ट करवाएंगे ना, इस पूरी डर्ट को, जो भी इसका रस्ट वाला पार्ट है, इसको अगर अपन कोई भी एसिड से रिएक्ट करवा देंगे, मतलब अपन H प्लस वाली चीज से इसको रिएक्ट करा देंगे जिसमें H प्लस आयन हो, तो उससे क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाता है वापस से कॉपर में। ये पूरा वापस से सही हो जाता है, इसके CO3 और OH2 वापस से हट जाते हैं। ठीक है, अगर अपन उसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि लेमन जूस से अगर अपन कॉपर के बर्तन को धो देते हैं या वॉश करते हैं तो ये पूरा हट जाता है। ठीक है, या टमारिंड होता है, उससे भी अपन हटा देते हैं, इमली का जो पानी होता है उससे भी वो पूरा वॉश करोगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा। क्लीन क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको रिड्यूस कर दिया, उसके कार्बोनेट और उसके हाइड्रोक्साइड को हटा दिया और प्रॉपर वापस से कार्बन वापस आ गया। ठीक है, तो ये पूरा होता है कॉपर के अंदर, कि कॉपर का कोरोजन कैसे होता होगा, और कॉपर के कोरोजन के बाद में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, और उस प्रोडक्ट को अपन वापस सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एसिड से रिएक्ट कराओ वो रिड्यूस हो जाएगा, टमारिन हो गया या फिर सिट्रिक एसिड हो गया, उससे वापस अपन को कॉपर मिल जाएगा, उससे अपन वॉश कर लेते हैं। तो ये था कोरोजन ऑफ कॉपर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, कोरोजन ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के आर्टिकल्स भी कोरोड हो जाते हैं। ठीक है, इजी लिख देते हैं एक बार। तो कोरोजन ऑफ सिल्वर क्या है वो एक बार देख लेते हैं। जो कोरोजन ऑफ सिल्वर उसमें क्या क्या है, तो सिल्वर का सिंबल क्या है, सिंबल है Ag, सिंपल सा सिंबल है। अब इसका कोरोजन हो रहा क्या होगा, तो इसका कोरोजन जो है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो रहा है। जैसे इसकी अवेलेबिलिटी जो होगी सिल्वर के आसपास क्या क्या होगा, तो अपन के एनवायरमेंट में जो भी गैसेस सारी होगी, जैसे उसमें ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, CO2 भी होगा। पर कोरोजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, एक बार उसके सिंबल लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है H2S। तो कोरोजन जो हो रहा है इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो है H2S गैस सिल्वर के लिए। अब रिएक्शन क्या होता होगा कोरोजन का, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सिल्वर है Ag, Ag रिएक्ट करेगा पहले ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, पहले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा AgO। ठीक है, AgO ये कंपाउंड ने फॉर्म कर लिया, एक मिनट, Ag2O। अब ये कंपाउंड फॉर्म होता है पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो मतलब जैसे सिल्वर का आर्टिकल कोई बड़ा, जैसे मेरे हाथ में कोई रिंग है सिल्वर की, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करेगा, ये Ag2O फॉर्म कर लेगा, Ag2O। अब Ag2O जो है ना वो H2O से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि अगर मुझे अर्न करना है कुछ, जैसे मेरे को प्रॉपर एम्प्लॉय बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इंटर्न बनना पड़ेगा, और फिर जाके मैं लीडर बनूंगा, है ना। तो स्टूडेंट, इंटर्न और लीडर, तो इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी है, इंटर्न। ठीक है, इंटर्न मतलब मेरी ट्रेनिंग हो रही है, तो वही है, इसकी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन किसने साथ रिएक्ट करा, ये इंटर्नशिप कर रहा है, इसका इंटरमीडिएट स्टेट बना है। अब ये रिएक्ट कर लेगा H2S के साथ में, तो ये Ag2O है और H2S के साथ में ये रिएक्ट करेगा, और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा सिल्वर सल्फाइड, और H2O अलग हो जाएगा, Ag2S। ठीक है, दिख रहा नहीं होगा तो उसको अपन थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर देते हैं। थोड़ा सा ये हमारा हैंग हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो ये पूरा बन गया इसका रिएक्शन। तो सिल्वर ने क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करी, सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म करा Ag2O, और फिर सिल्वर ऑक्साइड ने H2S का रिएक्ट करके Ag2S और H2S फॉर्म करा। तो ये जो पार्ट होता है ना, इसका कलर होता है ब्लैक, और ये फॉर्म होता है सिल्वर के ऊपर। तो अपन कभी भी सिल्वर आर्टिकल देखेंगे ना, उसके ऊपर एक ब्लैकिश लेयर आ जाती है, उसके जहाँ पे होल्स होते हैं वहां पे, जहाँ पे उसकी थोड़ी थोड़ी बाउंड्रीज पे, वो जो ब्लैकिश लेयर है वो कौन है, तो वो सिल्वर सल्फाइड है।
अब सिल्वर सल्फाइड को अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वही एसिड से रिएक्ट करा दो, तो एसिड से थोड़ा साफ करो टमारिन या सिट्रिक एसिड से, वो वापस से रिड्यूस हो जाएगी और वापस से सिल्वर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपन सिल्वर लॉस्ट होता है उसमें, तो कोई नहीं, इतना चलता है। तो ये पूरा कंपाउंड आया, कोरोजन ऑफ सिल्वर के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और ये पूरे इसके पार्ट मेन ये होते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ वन वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिल्वर क्या है, सिल्वर एक मेटल है ना, ये एक मेटल है। तो मेटल की ऑक्साइड जो होती है उसका नेचर क्या होता है, उसको अपन को चेक करना है। मान लिया ये एक्वस फॉर्म में है, तो Ag2O जो एक्वस फॉर्म में अगर आ गई है, तो उसको अपन चेक करें लिटमस पेपर पे, तो क्या हो रहा है। तो लिटमस पेपर में कौन सा कलर चेंज होगा, वो ब्लू में चेंज होगा कि रेड में चेंज होगा। तो अपन को थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, वो लिटमस पेपर पे कैसी होती है, बेसिक होती है। और बेसिक इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ब्लू में चेंज हो रहा होगा। तो अगर मैं Ag2O का टेस्ट करता हूँ तो वो ब्लू कलर में चेंज करवाएगा लिटमस पेपर को। ठीक है, तो ये पूरा इसका बीच का पार्ट था। जैसे जनरली अपन को बस ये याद रखना है कि कोरोजन के लिए, सिल्वर के कोरोजन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो अपन को नाम लिखना है H2S। ठीक है, मेनली H2S गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, उसी से वो रिएक्ट करता है। अपन के एनवायरमेंट में भी वो होती है। वो डायरेक्टली रिएक्ट करके भी रिएक्ट कर सकता था, पर एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसमें ऑक्साइड फॉर्म होती है, उसके बाद में H2S गैस फॉर्म होती है। तो ये था कोरोजन पूरा सिल्वर का। मतलब सिल्वर के आर्टिकल्स भी कोरोड होते हैं, है ना। कोरोजन जो होता है वो गोल्ड का इतना नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड बहुत नॉन रिएक्टिव, एकदम स्टेबल कंपाउंड है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, इतना रिएक्टिव नहीं होता वो। तो ज्यादातर अपन गोल्ड का कोरोजन नहीं देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा गोल्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लास्ट पार्ट है अपन की थ्योरेटिकल पार्ट का, पूरा चैप्टर आज कंप्लीट होता है यहाँ पे। गोल्ड का एक थोड़ा सा पार्ट है जो ऑरेंज ब्लॉक होता है एनसीईआरटी का, वो वाला। तो जो गोल्ड होता है ना, वो प्योरिटी के हिसाब से डिसाइडेड होता है। जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं कि इस मिल्क, मैंने एक ग्लास मिल्क दिया और उसमें मैंने एक भी ड्रॉप पूरा मिक्स नहीं करा, मतलब उसमें उसमें कुछ भी मैंने वाटर नहीं डाला, तो वो 100% प्योर है। ठीक है, एक तरीके से 100% प्योर हुआ, उसमें मैंने बिल्कुल भी वाटर मिक्स नहीं करा, एकदम प्योर है। तो जो गोल्ड होता है ना, वो भी 100% प्योर होगा। प्योर का मतलब उसमें सिर्फ गोल्ड ही होगा। तो अपन ने प्योरिटी के लिए परसेंटेज नहीं लिख के एक नया सिस्टम लगाया, और सिस्टम को बोलते हैं गोल्ड की प्योरिटी वाला कैरेट सिस्टम। ठीक है, तो वो होता है कैरेट सिस्टम। अब कैरेट सिस्टम क्या होता है, तो कैरेट सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे 100% मतलब पूरा पूरा 100 आउट ऑफ 100, तो कैरेट सिस्टम में कितना प्योरिटी है, मतलब 100% के लिए कितना होना चाहिए, तो वो होता है 24 कैरेट। अगर ऐसे बोल रहे हैं कि 100% प्योर है, तो उसका मतलब गोल्ड में कितने कैरेट होंगे, तो उसमें कितने कैरेट होंगे, 24 कैरेट। तो अगर अपन कोई गोल्ड आर्टिकल लेते हैं शॉप से या कोई भी बिजनेस की दुकान से जहां से अपन गोल्ड खरीदते हैं जनरली, और वो बोल रहा है कि इसकी रेटिंग 24 कैरेट है, तो उसका मतलब क्या है, वो 100% प्योर गोल्ड है, उसमें और कुछ मिक्स ही नहीं हुआ हुआ, प्रॉपर गोल्ड ही है। पर जनरली क्या होता है, अपन इंडिया में जब भी शॉप पे जाता है ना, तो अपन को 24 कैरेट गोल्ड नहीं मिलता है, वो जनरली 22 होता है या 23 होता है, थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है। तो इंडिया में मतलब 22 कैरेट गोल्ड है। तो 2 कैरेट की मिक्सिंग है ना। 24 प्योर होता है, 22 दे रहे हैं, उसका मतलब 2 कैरेट की मिक्सिंग है। वो 2 कैरेट की मिक्सिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसको अपन को सॉलिड बनाना है। जैसे अपन को गोल्ड की रिंग पहननी है, तो उसका थोड़ा बहुत उसमें होनी चाहिए ना, हार्डनेस होनी चाहिए, उसका शेप बिगड़े नहीं, वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए इतनी। तो जो प्योर गोल्ड होता है ना, जो प्योर 24 वाला है, वो बहुत सॉफ्ट है। तो वो तो शेप वेप जल्दी से बिगड़ जाएंगे उसके, वो डिजाइनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो अपन प्योर गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉपर या फिर थोड़ा सा सिल्वर मिक्स करते हैं। ठीक है, क्यों मिक्स करते हैं, ताकि उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आए, उसको शेप दे पाए, और वो जो अपन के हाथ में रहे ना, तो उसके हाथ में उसकी थोड़ी रिजिडिटी रहे। अगर प्योर होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, उसके शेप चेंज होते रहेंगे, उसके ऊपर डिजाइनिंग भी नहीं कर पाते इतने अच्छे से, इसलिए। तो 22 कैरेट गोल्ड इंडिया में क्यों देते हैं, क्योंकि 2 कैरेट को वो मिक्स करते हैं, और 2 कैरेट का क्या मिक्स करते हैं, ज्यादातर वो सिल्वर मिक्स करते हैं। ठीक है, गोल्ड में थोड़ी सी चांदी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर भी होता है। तो 2 कैरेट में या तो वो कॉपर मिक्स करेंगे या फिर सिल्वर। तो ये पूरा होता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड का पूरा मैकेनिज्म। 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड, 22 मतलब थोड़ा सा उसमें मिक्स हुआ हुआ है। और थोड़ा सा मिक्स क्यों करते हैं, ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए। ज्वेलरी वेलरी जो होती है उसके शेप वेप जो होते हैं थोड़ा अच्छे से होते हैं, तो हार्डनेस जरूरी होती है, डक्टिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है उनमें। तो वो सबके लिए उसमें थोड़ी सी मिक्सिंग चलती है। ठीक है, तो 22 कैरेट अगर गोल्ड मिल रहा है अच्छे से, तो वो सही है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तो प्योरेस्ट कितना होता है, 100% मतलब 24 कैरेट। ठीक है, तो ये अपन का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आज। थ्योरेटिकल पार्ट भी पूरा हो चुका है और अपन के सारे रिएक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें से, वो मैंने बना लिए थे इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ लो।
ये क्या कह रहे हैं, प्रत्युष took sulfur powder on spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a gas tube test tube over it as shown in figure below. फिगर बिलो है, फिगर बिलो अपन बना देंगे, ठीक है। तो क्या करा उसने, एक स्पैचुला लिया, स्पैचुला मतलब छोटा सा चम्मच, ये स्पैचुला, इसमें थोड़ा सा सल्फर पाउडर लिया, ये सल्फर पाउडर, ठीक है, ये सल्फर, और इसको क्या करा उसने, हीट करा, ये उसने इसको हीट करा, ठीक है, फ्लेम के रेस्पेक्ट में उसने हीट करा। हीट करते ना कोई भी चीज को, तो उसका मतलब क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो ये सल्फर जो होगा, ये आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसके फ्लेम्स निकले, कुछ ना कुछ फ्लेम्स निकले, इसके धुएं निकले, ऐसे करके ये फ्लेम्स थे। इसने एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके इसके ऊपर रख दिया, ताकि सारे फ्लेम्स उसमें क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए। फिर टेस्ट ट्यूब को लिया, उसको बंद कर दिया ऐसे, ठीक है। सारे फ्लेम्स कहाँ आ गए, अब टेस्ट ट्यूब में। अब ये उस फ्लेम्स के बारे में बात कर रहा है कि क्या हुआ है, ठीक है। प्रत्युष ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करा है, क्या करा है, सल्फर पाउडर को गर्म करा, मतलब गर्म क्यों करा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा है। फिर कुछ फ्लेम्स बने, फ्लेम्स को उसने टेस्ट ट्यूब के आगे इकट्ठा करके उसको बंद कर दिया। अभी इसने अभी तक बंद करा। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस, ये जो एक्शन होगा ना, इसका जो गैस होगा, ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो क्या एक्शन होगा। तो अपन को देखना है कि ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर क्या एक्शन होगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, और इन सब के रिलेटेड अपन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो अपन लिख देंगे, ट्राई करते हैं क्या है। सल्फर सबसे पहले क्या है, एक मेटल है कि नॉन मेटल है। तो सल्फर जो है ना, उसका एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है, एटॉमिक नंबर 16 है। अपन ने इस पूरे का स्ट्रक्चर बनाया, तो अपन को क्या पता चला कि ये आउटर मोस्ट जो है सल्फर, उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, यहाँ तो 2 होने चाहिए, यहाँ 8 होने चाहिए, ठीक है। 8 पे वो स्टेबल हो जाता, तो उसके आउटर मोस्ट में अगर 8 हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 ले लेगा कहीं ना कहीं से, और 2 लेने के बाद में सल्फर के ऊपर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये एक एनायन है, ठीक है, ये एक एनायन है। और एनायन जो होते हैं वो क्या होता है, वो होता है नॉन मेटल। तो सबसे पहले सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल को अपन गर्म कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है। और अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो जनरली एसिडिक इन नेचर होती है। तो रिएक्शन क्या होता है, पहला अपन रिएक्शन लिखते हैं। सल्फर जो था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसके जो फ्लेम्स बने, ये क्या फ्लेम्स बने, ये बने SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनी। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, एक नॉन मेटल की ऑक्साइड है। पर नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है ना, जैसे अपन कोई भी एसिड की बात करते हैं, तो एसिड को एसिड हनने के लिए, जैसे अपन एसिड बेस सॉल्ट में ये पढ़ा था कि अगर HCl की गैस को अपन लिटमस पेपर पर डालते हैं ना, तो कोई ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। क्यों नहीं ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि H+ के आयन फॉर्म नहीं हुए थे। हाइड्रोनियम के आयन जब तक फॉर्म नहीं होंगे तब तक अपन को कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा। तो वैसे ही H+ के आयन ही फॉर्म नहीं हो रहे होंगे, तो ड्राई लिटमस पेपर पे क्या ऑब्जर्वेशन होगी, कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो व्हाट विल बी द एक्शन, नो चेंज, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन कुछ अपन को दिखा ही नहीं ड्राई लिटमस पेपर पे। रीजन क्या था, SO2 जो थी उसके H+ के आयंस तो दिख रहे नहीं थे ना, और अगर H+ के आयंस ही नहीं दिख रहे हैं तो फिर एसिडिक या बेसिक की बात ही नहीं होती है। मुझे ये पता है कि SO2 जो होगी वो अपन की एसिडिक होगी, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिडिक इन नेचर होगी। पर एसिडिक बिहेव कब करेगी वो, जब उसके आसपास मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा। मॉइस्ट यहाँ पे उसके आसपास वाटर होगा। एक्वस मीडियम में ही एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक्वस मीडियम में क्या होता है, H+ के आयन फॉर्म हो जाते हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन जो फॉर्म होते थे, अपन ने पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट वाले में। तो SO2 अगर प्योर गैस की फॉर्म में इसके ऊपर जा रही है तो उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, कोई भी चेंज अपन को नहीं दिखा। फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर बोला, मॉइस्ट का मतलब क्या होगा, उसमें वाटर होगा। तो SO2 जो होगी वो मॉइस्ट लिटमस पेपर में जाके H2O से रिएक्ट करेगी, ठीक है, H2O से रिएक्ट करेगी और ये फॉर्म कर लेगी H2SO3। अब H2SO3 है ना, ये सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये है सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड जो होता है वो एसिडिक है। अब ये लिटमस पेपर को चेंज करेगा, क्योंकि इसके पास में क्या आ गया, वाटर आ गया। तो कोई भी एसिड एसिड की तरह बिहेव क्या करता है, वो गैशियस फॉर्म में कभी बिहेव नहीं करेगा एसिड की तरह। उसमें एक्वस मीडियम में मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा तभी वो बिहेव करता है, क्योंकि तभी फिर H+ के आयन फॉर्म होते हैं, फिर वो आराम से कर लेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, और यहाँ पे अब जो चेंज होगा वो क्या होगा, अभी एसिड है ना, और एसिड क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड में चेंज, तो कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। फर्स्ट रिएक्शन तो ये हुआ है, इसमें इसको बैलेंस करना है, तो S+O2, एक ही ऐसे O2 दो है, ये तो बैलेंस ही है। सेकंड वाली पे आता है SO2 H2O H2SO3, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अपन को।
ठीक है, तो उसके नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो बैलेंस करते हैं। SO2 है, H2O है और कंपाउंड फॉर्म हो रहा है H2SO3। इसको बैलेंस करना है अपन को। तो अपन को मेनली ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि वहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ये ओवरऑल 6 हो जाएगा और फिर सल्फर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिस्टर्ब करने का मतलब है नहीं। नहीं नहीं, ऑक्सीजन भी तो बैलेंस्ड ही है। देखो एक बार देखते हैं, H, S और O है, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, H जो रिएक्टेंट में कितना है 2 है, प्रोडक्ट में कितना है 2 है। सल्फर जो है रिएक्टेंट साइड में कितना है 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 ही है। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितना है, ये 2 और ये 1, 3 और उधर भी 3 ही है, सारे बैलेंस्ड ही है। बैलेंस क्या करें इसको, पहले से बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये बस पूरा बैलेंस ही था, सब कुछ बराबर ही था इसमें। SO2 H2 H2SO3 बन रहा, ठीक है, तो बैलेंस ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। ये पूरा रिएक्शन होता है कंप्लीट। तो अपन को ये सब पढ़ना था मेटल एंड नॉन मेटल में। इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने बाकी हैं, मतलब एनसीईआरटी रिलेटेड। तो थोड़े से क्वेश्चन जो बाकी जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे और फिर अपन कल शायद एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, होप करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा और मेहनत करते रहेंगे हम वैसे भी। ठीक।